हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो आपका 3.0 और 4.0 होने वाला है, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास इंडियन पॉलिटी की लेकर आए हैं। और ये भारतीय राज्य व्यवस्था की जो क्लास है, भारतीय संविधान की क्लास है, जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के पर्सपेक्टिव से करवाए जाएंगे। और ये रिवीजन क्लास के तौर पर क्लास करवाई जा रही है। एक तरह से आपका प्रैक्टिस सेट है, जिसमें जितना ज्यादा आप हो सके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप इसमें देखेंगे कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और आपको जो है एससीईआरटी दोनों के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे और कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ रहे थे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। पूर्वाग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं, जिसे पूर्वाग्रह कहते हैं। ये एकदम सही है। जब हम किसी अलग व्यक्ति को देखते हैं तो अपने से ही उसकी जो है एक पूर्वाग्रह अनुमान लगाते हैं, तो ये कथन एकदम सही है। ठीक है। ज्यादातर पूर्वाग्रह की राय सकारात्मक होती है। ये जरूरी नहीं कि ज्यादातर पूर्वाग्रह की जो राय है वो सकारात्मक ही हो, नकारात्मक भी होती है। क्योंकि कई बार हम जब किसी चीज को देखते हैं तो बिना किसी कुछ सोचे समझे भी उसको गलत बोल देते हैं, नकारात्मक सोच लेते हैं उसके बारे में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, बोली भाषा, पहनावा आदि। ये एकदम बेशक है कि हम जब किसी को भी देखते हैं तो ये जरूर सोच लेते हैं कि वो किस धर्म को पालन करने वाला होगा या किस धर्म से हो सकता है, वो काला है, गोरा है, उसकी बोली कैसी है। ये सब हम तुरंत उसको पूर्वाग्रह मतलब अनुमान लगाते हैं। ये कथन भी सही है। और यहाँ पे यही पूर्वाग्रह आगे चलकर रूढ़िबद्ध धारणा बन जाते हैं। ये कथन भी आपका यहाँ पे सही है। तो इसका कौन सा इसमें असत्य है? बी ऑप्शन इसमें असत्य है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ज्यादातर पूर्वाग्रह की जो राय है ये सकारात्मक होती है, ये गलत है। इसमें दोनों हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, कथन 1 है शहरी क्षेत्रों, ये एससीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। एससीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो इसको 9th की एससीईआरटी में जाकर के देख सकते हैं। शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। ऐसे बाजारों को ई बाजार कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जो है आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू ई मार्केट या ऑनलाइन शॉपिंग की जा रही है। तो शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वहां के लोगों के पास इंटरनेट होता है और वो इंटरनेट से ही ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसे ई बाजार मार्केट कहा जाता है। ये एकदम सही है। और इस समय फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच सुनिश्चित कर दी है। ये कथन भी सही है। अब आप देखेंगे कि आपके गांवों शहरों में भी, शहरों और गांवों दोनों में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी जो सुविधाएं हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, इन्होंने प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इसी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को पहचानना है। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। क्या ये कथन सही है? ये बताना है। ये कथन एकदम सही है। पार्षदों की समितियां पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का कार्य करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का कार्य नगर निगम महापौर का होता है। क्या ये सही है? याद रखेंगे जो नगर निगम के अंतर्गत शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, ठीक है, और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। ये कथन सही है। लेकिन कुछ पार्षद मिलकर के समितियां बनाते हैं। जो पार्षद होते हैं, पार्षदों की समितियां पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का कार्य करते हैं। ये एकदम सही है। लेकिन वही उनको लागू करने का जो काम है ये नगर आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। याद रखेंगे महापौर नहीं, कमिश्नर और प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। इसलिए इसका राय ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नगर निगम का अध्यक्ष, महापौर तथा पार्षद दोनों प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये कथन सही है। नगर निगम संपत्ति, शिक्षा, मनोरंजन, पानी एवं अन्य सुविधाओं पर कर अधिरोपित करता है। ये कथन भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यही असत्य है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4,
आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या होता है संविधान? मैंने देखिए इसका एक क्वेश्चन वीडियो भी बनाया था संविधान से, और उसको कंटिन्यू भी करेंगे। तो संवैधानिक विकास का एक वीडियो दिया था, और उसके बाद जो है वो कंटिन्यू अभी तक नहीं आ पाई, लेकिन वो उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। उसका जो दूसरा पार्ट है वो भी आज या कल में आने वाला है। संविधान, दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना खुद का संविधान है, और इसके संदर्भ में बात करेंगे तो जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। क्या ये कथन सही है, ये बताना है। ये जरूरी नहीं है कि वो उनके पास अपना खुद का लोकतांत्रिक देश हो, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर है, इसमें बताना है संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। ये कथन भी सही है। यहाँ पे संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको यह देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। ये कथन भी यहाँ पे सही है। अब देखते हैं, संविधान हमें यह नहीं बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। क्यों नहीं बताता है। संविधान हमें ये जरूर सुनिश्चित करता है कि हमारे जो देश का, हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। ये हमें संविधान से ही सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ये यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। पहला और चौथा इसमें गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। कथन सत्य बताना है तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किया था। क्या यह कथन सही है, ये बताना है। जो हिटलर था, तो हिटलर की बात करेंगे तो हिटलर जो है जर्मनी में अत्याचार किया था, ये एकदम यहाँ पे जो है सही है, ठीक है। फिर हम देखेंगे सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट है। जो गैर मुसलमान हैं उनको मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट है सऊदी अरब में। इनको गिरजाघर, और जो सऊदी अरब में गैर मुस्लिम हैं इनको वहां पे मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बनाने की छूट है नहीं, यहाँ पे कोई भी छूट नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ये कथन भी सही है। इस प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, जो सऊदी अरब है वहां पर गैर मुस्लिम जो है उनको मंदिर और गिरजाघर बनाने की कोई भी छूट नहीं है, ठीक है। ये बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, और यही असत्य पूछा हुआ है तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, इसमें गलत है, ठीक है। ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बेल्जियम सरकार के मॉडल से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी सारे क्वेश्चन जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी के आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो आपको क्लास में अंत तक बने रहना है, और आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपके समझ को विकसित करते हैं, आपके थॉट्स को क्रिएट करते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेल्जियम सरकार के मॉडल से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। संविधान में यह प्रावधान है कि सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। ये यहाँ पे संविधान का प्रावधान है। क्या यह कथन सही है, ये गलत है, ये देखना रहेगा। यहाँ पे देखा जाए ये कथन एकदम सही है। फिर राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारें के अधीन है। राज्य सरकारें जो है यहाँ पर केंद्रीय सरकार के अधीन है, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, बेल्जियम में ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन रहे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो केंद्र सरकार की अनेक शक्ति है और देश के 2 इलाकों की जो क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, और यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, यहाँ पे अलग अलग हैं दोनों। और ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, ये भी सही है। 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें कुछ उपाय दिए गए हैं। कौन कौन से उपाय हैं? स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। सही है। स्थानीय
स्वशासी निकाय होते हैं उनको चुनाव जो है नियमित रूप से करवाना एक संवैधानिक बाध्यता है, ये एकदम सही है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, ये कथन भी यहाँ पे आपका सही है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये कथन भी सही है। 1/3 सीटें लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होना चाहिए। और सभी स्थानीय निकायों को अपने खर्चों की भरपाई के लिए राजस्व एकत्रित करने के अधिकार दिए गए हैं। जो सभी स्थानीय निकाय हैं इनको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है राजस्व एकत्रित करने का, तो ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें सही है और इसमें सही कथन ही पूछा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? जो भारत की स्वतंत्रता है ये किस प्रकार के शासन के लिए आवश्यक है, ये बताना है आपको। तो भारत की स्वतंत्रता की बात करेंगे, भारत की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र। भारत में कैसी व्यवस्था है? डेमोक्रेसी। भारत में अपना डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक जो आपके भारत में व्यवस्था है डेमोक्रेटिक है, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 9। चुनाव के उद्देश्यों से विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का आधार है। जो चुनाव के उद्देश्यों से विभिन्न जो चुनाव क्षेत्र हैं इनके परिसीमन का आधार किसको बनाया गया है? तो इसमें जनसंख्या को परिसीमन का आधार बनाया गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा तथा राज्यसभा सीटों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित करने के कार्य को परिसीमन कहते हैं और जिसका उद्देश्य परिवर्तित जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व तय करना होता है। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनता के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना होता है और इसका जो लक्ष्य होता है ये भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन करना भी है, ताकि चुनाव में एक राजनीतिक दल को दूसरे पर अनुपयुक्त लाभ की स्थिति प्राप्त ना हो। जैसे कभी कहीं होता है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है और वहां पे भूभाग छोटा होता है, तो लेकिन वहां पे जो रहने वाले जो लोग होते हैं उनको या उस राजनेता को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए परिसीमन का जो आधार है ये जनता को या जनसंख्या को बनाया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, डायरेक्ट प्रजातंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का साधन कौन सा इसमें नहीं है? तो ये दबाव समूह, उपक्रम, जनमत संग्रह, वापस बुलाना। तो डायरेक्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट में दबाव समूह नहीं आता है। दबाव समूह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है ये अक्टूबर 1945 में होती है और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। तो अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है और अमेरिका के जो न्यूयॉर्क शहर है, अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है यहाँ पर इसकी स्थापना होती मुख्यालय है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। IMF में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? IMF की बात करेंगे तो वर्तमान में IMF में 190 देश शामिल हैं, इसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन इसका नवीनतम सदस्य की बात करेंगे, IMF का नवीनतम सदस्य की बात करेंगे तो यह है अंडोरा। आप याद रखेंगे नवीनतम सदस्य है IMF का अंडोरा। और IMF की जो स्थापना है 1944 में होती है। IMF की स्थापना 1944 ईस्वी में वहां पर होती है। तो इसकी स्थापना जो है 1944 में वाशिंगटन DC अमेरिका में होती है, USA के वाशिंगटन DC में होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है, ताकि मतलब किस लिए जरूरत है? जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनमें लोकतंत्र की जरूरत है। क्यों? अमीर देशों की बातों का ज्यादा वजन हो, ऐसा है क्या? ये ऐसा कुछ नहीं है, याद रखेंगे, ये गलत हो जाएगा। देशों को उनकी आबादी के अनुपात में सम्मान मिले, ये भी गलत है। देशों को उनकी आबादी के अनुपात में सम्मान मिले, ये भी गलत है। और दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, इसलिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लोकतंत्र के पक्ष में इनमें से कौन सा तर्क अच्छा नहीं है या कौन सा तर्क सही नहीं है? लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समान महसूस करते हैं। जो लोकतंत्र है क्या ये सही है? ये आपका एकदम यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समान महसूस करते हैं। लोकतंत्र दूसरों की तुलना में संघर्ष को बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, ये कथन भी सही है।
लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति अधिक जवाबदेही होती है, ये कथन भी सही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई भी सरकार की नीतियों में अगर नकारात्मकता देखने को मिलती है तो वहां पे सरकार की जवाबदेही भी बनती है। तो लोकतंत्र दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध है, ये गलत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकतंत्र दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध है, ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है? लोगों का संघर्ष, लोगों की स्वतंत्रता की चाह, उपनिवेशवाद का अंत या विदेशी शासन द्वारा आक्रमण? किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है? विदेशी देशों द्वारा आक्रमण लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं करता है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र की दिशा में उनके बढ़ते कदम की ओर मिलाएं। जो लोकतंत्र की दिशा है उनके बढ़ते हुए कदम की ओर मतलब मिलाना है। तो चिली की बात करेंगे तो सैनिक जो यहाँ पे था, सैनिक तानाशाही की समाप्ति। चिली जो है सैनिक तानाशाही की समाप्ति की ओर बढ़ता है। नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल में राजा ने अपने अधिकार छोड़ने की सहमति दी थी, तो राजा ने अपने अधिकारों को छोड़ने पर सहमति दी। फिर अगला पोलैंड की बात करेंगे तो पोलैंड में जो है एक दल के शासन का यहाँ पे अंत होता है, एक दल के शासन का अंत। और घाना ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी घाना को मिलती है। A2B4C3, इसमें कुछ ऑप्शन है A2B4C3, A2B4C3, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। A2B यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है? मंत्रिपरिषद, जनता, संसद या लोक सेवक? याद रखेंगे जो लोकतंत्र है इसमें अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहां की जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में ये निहित होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, कथन है 2006 के अक्टूबर महीने में सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबा, रेस्तरां में, चाय की दुकानों आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। ये 2006 के अक्टूबर में सरकार के द्वारा किया गया कार्य है। कारण क्या था? सन 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 वर्ष की उम्र के 1.2 करोड़ बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इसे बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो ये जो है दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन इसकी जो कारण है ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। इसलिए मतलब कि जो है 2006 में इसको बंद कर दिया जाए, ये प्रथा पर पाबंदी लगा दी जाए, ये ऐसा कोई कारण नहीं बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कथन व कारण दोनों सही है, किंतु सही व्याख्या नहीं करता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है। जो राज्यसभा होती है ये देश के विभिन्न राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है। क्या ये कथन सही है? यस, ये कथन आपका यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है ये जनता के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। तो राज्यसभा को भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए राज्यसभा की मंजूरी जरूरी नहीं है। ठीक, इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य नहीं है, मतलब असत्य नहीं बोले तो सत्य है, ये बताना है। तो राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है, ये कथन सही है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है ये जनता के द्वारा किया जाता है, तो ये कथन भी सही है। ये दोनों, एक और दो, दोनों कथन सही है। राज्यसभा की कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकता है, तो ये गलत है। यहाँ पे कोई कानून बनाने का जो प्रस्ताव है ये राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है, लेकिन किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए राज्यसभा की मंजूरी जरूरी है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल 1 और 3 यहाँ पे। ठीक है, ये राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है ये जनता के द्वारा नहीं किया जाता। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। राज्यसभा कोई भी कानून, यहाँ पे सही से लिख लेते हैं, राज्यसभा कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव कर सकती है, एकदम सही है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है।
बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में अदालतों की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जो अदालतें हैं इसके बारे में बताना है। तो हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं और भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। ये एकदम सही है कि सबसे निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय अदालतें होती हैं। इन्हीं अदालतों से आम लोगों को सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है। ये कथन भी सही है। दूसरे स्तर पर प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। ये कथन भी सही है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानना आवश्यक नहीं है। ये गलत हो जाएगा, मानना आवश्यक है। यहाँ पर 4th ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है अर्थात असत्य है? पहला तो चौथा है, या आप यहाँ से मालूम चल गया, इसमें 4th नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पहला भी इसमें गलत था, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसमें जो है हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं और भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। ये गलत है, सॉरी, यहाँ पे नहीं दिया हुआ था और ये यहाँ पे एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया था। याद रखेंगे, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये 1 नंबर गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 व 4, इसमें गलत है। 21। देखिए मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय जो है भाग 5 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। जो भारतीय संविधान है उसमें जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। आर्टिकल की बात करेंगे तो 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। फिर भाग 6 की बात करेंगे। भाग 6 में है आपका उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का। भाग 6 में हाई कोर्ट है और इसमें अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक प्रावधान है। 214 से 232 तक आर्टिकल्स में भाग हाई कोर्ट का उल्लेख है। और अधीनस्थ न्यायालय जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, अधीनस्थ न्यायालय होती हैं, इनका भी भाग 6 में ही उल्लेख है। भाग 6 में ही इनका भी उल्लेख है। और ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद की बात करेंगे तो 214 अनुच्छेद, ये 214 से लेकर के 232 तक इनका भी उल्लेख है और इन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। न्यायाधीश की वही भूमिका होती है जो खेलों में अंपायर की। न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे न्यायाधीश के बारे में बताया गया है कि न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। इसमें बताना है न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। सही है। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन के पक्ष तथा बचाव के पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने समान मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। सही है। और न्यायाधीश अपने हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों की तरह की सजा दे सकते हैं अपने हिसाब से। ये गलत है, यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि अपने हिसाब से नहीं करेंगे। अगर उनका दोष सिद्ध होता है तभी उनको दोषी व्यक्ति बोलेंगे, नहीं तो वो दोषी नहीं होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सत्य नहीं है, असत्य कथन बताना है तो केवल 4, सी ऑप्शन राइट होगा। यही असत्य, बाकी सभी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। लद्दाख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है जो लद्दाख है। लद्दाख के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे यह कथन एकदम सही है। और यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ये गलत है। यहाँ के जो लोग हैं ये खास किस्म की बकरी पालते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे भेड़ नहीं है, बकरी है, याद रखेंगे। खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है और यह ऊन जो है बहुत कीमती होता है, इसलिए पश्मीना, और इसी से पश्मीना जो साले हैं वो बनाई जाती हैं और बहुत महंगी होती हैं। तो याद रखेंगे, आपको पता होना चाहिए जो लद्दाख की जो बकरी है मतलब एक खास किस्म की बकरी होती है जिससे पश्मीना शॉल या पश्मीना मतलब जो ऊन है ये प्राप्त की जाती है।
याद रखेंगे, दूसरा इसमें गलत है, कथन एक सही है, दो गलत है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, ये बताना है। इसमें लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं ये बताइएगा। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। जो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय है लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है, ये एकदम सही है। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए, ये कथन भी सही है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनना है। इसमें दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों सही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, चीन की संसद को कहा जाता है, जो चीन की संसद है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो चीन की संसद को कहा जाता है क्वांगवो रेमिन दाई बियावो दावी, मतलब थोड़ा सा बहुत कठिन नाम है, क्वांगवो रेमिन दाई बियावो दाहुई, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीन की संसद का ये नाम है, ठीक है। और अमेरिका की संसद जो है, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका की जो संसद है इसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। भारत में से संसद बोला जाता है, लेकिन अमेरिका में संसद को कांग्रेस बोलते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल है। जो ग्राम पंचायत है इसकी आमदनी के स्रोतों में क्या क्या शामिल है। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, ठीक है, ये एकदम सही है। फिर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, ये भी सही है। इसमें दोनों कथन सही है। और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ये भी सही है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान जो सभा थी इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को इनको जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्षता प्रदान की गई थी, ठीक है। इन्होंने अस्थायी अध्यक्षता की थी, याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख है, राजनीतिक समानता, राष्ट्र की अखंडता, प्रतिष्ठा की समानता। यहाँ पे याद रखेंगे यहाँ पे राजनीतिक समानता नहीं है, राष्ट्र की एकता है, प्रतिष्ठा की समानता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजनीतिक समानता। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसका कथन था। जो भारतीय संविधान है ये वकीलों का स्वर्ग है, और ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। जैनिंग्स, एबी डायसी, जवाहरलाल नेहरू, केसी हुयर, आइवर जेनिंग्स के द्वारा भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया था, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाई गई कानूनी व्यवस्था और वाक्यांश विज्ञान इसे जटिल दस्तावेज बनाता है, यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम 1909, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो याद रखेंगे जो भारतीय संविधान है इस पर सबसे अधिक जो प्रावधान है भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। अभी बताया आपको 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक होती है, और इसकी जो अध्यक्षता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। उपाध्यक्ष की बात करेंगे कि जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं ये कौन थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे जयपाल सिंह, टी कृष्णमाचारी, एच.सी. मुखर्जी, अबुल कलाम आजाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, और ये 11 दिसंबर 1946 को चुने जाते हैं। मैं आपको बता दूं 11 दिसंबर 1946 को इनको उपाध्यक्ष संविधान सभा का चुना गया था। अगला प्रश्न है 32, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति की बात करेंगे तो ये इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर। इसकी जो स्थापना है, प्रारूप समिति की जो नियुक्ति है, ये कब होती है, यह स्थापना कब होती है? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति होती है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं और इनके अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामलों में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन में असमानताओं से भरा होगा। यह कथन किसका है? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। आप सभी को पता है यहाँ पे कि जो भी जो इम्पोर्टेंट निर्णय है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं और राजनीति के मामलों में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। और यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने की जो प्रेरणा है, ये किस देश से मिलती है? मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की जो आपके 10th की बुक है उसका क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 10th की जो पॉलिटी की बुक है उसका क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से मिलती है? जो भारतीय संविधान है, इसमें प्रस्तावना को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका से, यूनाइटेड किंगडम से। याद रखेंगे, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने की प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से ली गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यूएसए से और कौन कौन सी प्रक्रियाएं ली गई हैं तो बता दें आपको, ये जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन यूएसए से लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जनहितवाद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी भी यूएसए से लिया गया है। 35 नंबर प्रश्न है, ग्राम सभा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। क्या ये कथन सही है? एक गांव या एक से अधिक गांव इसमें शामिल हो सकते हैं, ये एकदम सही है। ठीक है, एक गांव में आपने देखा होगा एक या उससे अधिक गांव शामिल होते हैं। दूसरा है, गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या इससे अधिक हों, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ये कथन भी यहाँ पे आपका सही है। इसके दोनों कथन सही हैं। कथन सत्य बताना है तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का सही सुमेलित करना है। और देखिए, बार बार आपसे डेट्स पूछता है, जो भी घटना घटती है उनकी डेट हर बार आपके एग्जाम में पूछता है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है, जैसे गरम दल और नरम दल एक दूसरे की सूरत देखते हैं यहाँ पे, तो उन दोनों में आपस में ब्रेकअप हो जाता है। इन दोनों को आपस में इनकी सूरत अच्छी नहीं लगती है, सकल सूरत इनको अच्छा नहीं लगता और ये दोनों आपस में ब्रेकअप कर लेते हैं, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, इसमें कांग्रेस का विभाजन होता है और ये 1907 में होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 1907 में होता है, तो ये सुमेलित नहीं है यहाँ पे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, ये भी यहाँ पे मतलब सुमेलित नहीं है। कानपुर अधिवेशन 1925 में होता है, ये भी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बेलगांव अधिवेशन 1924 में होता है, ये सुमेलित है। सुमेलित नहीं है 1, 2, 3 इसमें सुमेलित नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में होता है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कानपुर अधिवेशन 1925 में और बेलगांव अधिवेशन 1924 में, जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी बेलगांव अधिवेशन की। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है यहाँ पे। लक्ष्मी लाकरा जो झारखंड की एक गरीब आदिवासी परिवार से आती हैं। लक्ष्मी लाकरा झारखंड की एक गरीब परिवार से आती हैं। ठीक है, और क्या ये सही है कथन? ये एकदम सही है। ठीक है, और लक्ष्मी लाकरा उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक है। जो उत्तरी रेलवे है इसकी पहली महिला इंजन चालक है और ये आदिवासी परिवार से आती है। तो ये दोनों कथन सही है। कथन 1 व 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38।
भारतीय संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो समानता का अधिकार है इसको लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय शासन ने समानता के अधिकार को कानून के द्वारा लागू किया। समानता का जो अधिकार है इसको कानून के द्वारा लागू किया था, ये एकदम सही है। और इसमें दो कानून होते हैं, पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं के माध्यम से। भारतीय शासन ने समानता के अधिकार को लागू करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, तो ये कथन भी सही है। दोनों कथन इसमें सही है। और कौन सा असत्य है? इसमें ना तो एक ना ही दो, दोनों असत्य नहीं है, मतलब दोनों सही है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बनाई गई है। राज्य स्तर पर होने वाले शासन कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। क्या यह सही है? ये बताना है। जो हर निर्वाचन क्षेत्र है ये कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है, मतलब जो राज्य है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है, ये कथन आपका सही है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक कहलाता है, ये एकदम सही है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जिसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक कहलाता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए कहते हैं, और जो लोकसभा का सदस्य होता है उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कहते हैं। ठीक है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा का अध्यक्ष मतलब लोकसभा सदस्य होता है, और जो एमएलए होता है ये विधानसभा सदस्य होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं और इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों से होते हैं, तो ये कथन भी सही है। इसमें तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। कौन सा कथन असत्य है? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, शहरी बाजारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो शहरी बाजार हैं इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। शहरों में एक ही छत के नीचे एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं जिन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। बताइएगा क्या ये सही है? फिर कुछ शहरों में बहुमंजिला वास्तानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलती हैं जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, इन्हें मॉल कहा जाता है। ये सही है। फिर इन शहरी बाजारों में मिलने वाले सामान का दाम सस्ता होता है। जो मॉल्स होते हैं क्या इन शहरी बाजारों में मिलने वाले सामान का दाम सस्ता होता है। फिर इन बाजारों में ब्रांडेड सामान बहुत सस्ता मिलता है जिससे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं। ठीक है, क्या ये कथन सही है? उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं, मतलब कौन से कथन गलत हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, केवल 1 और 2, केवल 1 3, केवल 3 4, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कैसी लगी आज की पॉलिटी की क्लास? इसमें आपका उम्मीद है कंप्लीट रिवीजन हुआ होगा पॉलिटी का। जितने भी एनसीईआरटी एससीईआरटी के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने लेके आया, और ऐसी ही क्लास आपको नेक्स्ट वीक फिर लेकर आएंगे जिससे कि आपको जो है रिवीजन कंटिन्यू होता रहे। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। इस क्लास की पीडीएफ में आपको जब सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो पूरी जो आपकी ये जो पीडीएफ है इसका तो सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे, और इसके 10 सेट है। मैं आपको बता दूं तो इसके 10 वीडियो आएंगे और 10 सेट भी आए इसके। सारे सेटों को मैं एक जगह कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जब ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वो टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, डेली के अपडेट्स मिलते हैं, जो भी जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।